रेडलाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से बड़ी बड़ी खबरें हैं। हम आज आपको डेवोस के अंदर जो बड़ी लड़ाई है अमेरिका और यूरोप की, उसके ऊपर स्पेशल रिपोर्ट भी बताएंगे। वहाँ पर हमें मोहम्मद साकिब तनवीर ज्वाइन कर रहे होंगे, एडिटर इन चीफ पाकिस्तान टीवी डिजिटल, पाकिस्तान का वाहिद मीडिया जो वहाँ पर मौजूद है। बहुत बड़ी खबरें हैं। वज़ीर आज़म भी वहाँ पर पहुँचे हैं और मामलात को आगे लेके चलेंगे। हम आज आपकी बात करवाएंगे कामरान अरशद साहब से, जो चेयरमैन है ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन। महंगी बिजली के ऊपर बिजनेसमैन बहुत परेशान है। वो कह रहे जी हमारी टेक्सटाइल मिलें बंद हो रही हैं, अगर आपने बिज़नेस को चलाना है तो बिजली की कीमतें कम करें। लेकिन बड़ी खबर हमारी है वो सियासी लड़ाई के हवाले से है। आज सेनेट के अंदर लीडर ऑफ द अपोजिशन मुंतखब हो गए। सेनेटर साहब अब्बास साहब बहुत खुश हैं। शायद उनको भी अभी इस मामले को प्रोसेस करने में कुछ वक्त लगे कि वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी उन पर आन पड़ी है। लेकिन बराबर में अडयाला के बाहर से मामला चलता है और अब हमें बता रहे हैं कि हमने इस्लामाबाद की तरफ जाना है। इमरान खान की जो बहन हैं वो कह रही हैं कि जी हम हर रोज़ अब एक इवेंट क्रिएट करेंगे। ख्वाजा साहब ने भी असम्बली के अंदर गर्मा गर्म बयान दिए हैं। पहले ये ज़रा सुन लें कि उन्होंने क्या बातें की हैं, फिर मेहमानों का तारफ़ करवाते हैं और इसी से बात का आगाज़ करते हैं। वो रोते ही रहोगे तुम, इसी तरह हो चलेगा। तुम्हारा लीडर कहता था कि हम रुलाएंगे। अब कौन रो रहा है? अब जो है कहता था ना कि हम रुलाएंगे। कौन रो रहा है? अब तुम खड़े होकर रो रहे हो। ये पहले दिन महमूद खान अचंगज़ई मेरा भाई बैठा है इस चेयर के अंदर, कम से कम अपनी पार्टी को जो है ना कंट्रोल करे, जो उसके साथ लोग जो है मेरे डेस्क की ना बजाओ नाल ओदी गल भी तो मनो। जुगते भी चल रही हैं और एतराज़ात भी हो रहे हैं। बिलाल अज़हर कैनी साहब वज़ीर मुमलिकत बराए रेलवे ख़जाना, बैरिस्टर उमैर खान रियाज़ी साहब तहरीक इंसाफ से, आपका दोनों का बहुत शुक्रिया। बिलाल साहब, ये तो पार्लियामेंट से हमने कल भी बात की थी, मामला ठीक है, आज आपने दूसरी सीट जो है वो फिल हो गई और लीडर ऑफ द अपोजिशन सेनेट में भी आ गया। लेकिन बहुत ज़्यादा बिटरनेस है अभी भी इनके जवाब। जब हम बात कर रहे हैं वो अडयाला से चल रहे हैं, वो कह रहे हैं जी हमने यहाँ पर रोज़ाना एक इवेंट क्रिएट करना है। तो हम सड़क को देख के तय करें कि मामलात किधर जा रहे हैं या हम पार्लियामान को देखें? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तलत साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए ये जो सवाल है ना, ये तो तय पीटीआई ने करना है। उसकी वजह यह है कि आज मैं दोनों नेशनल असम्बली और सेनेट दोनों में था जी, और दोनों में मैंने गुफ्तगू देखी है, हमारी भी और अपोजिशन के भी साथियों की। और आपने राना सनाउल्लाह साहब की भी आज तकरीर देखी होगी। और देखिए हम तो ये समझते हैं कि हम उम्मीद करते हैं कि दोनों जो लीडर्स ऑफ अपोजिशन आए हैं, अब इनकी अगर ये पीटीआई को बिलखसूस लेके एक माहौल बनाते हैं जहाँ पे संजीदा गुफ्तगू होती है, तो हम तो पहले से कहते हैं कि बातचीत होनी चाहिए, सियासी जमातों के दरमियान बातचीत होनी चाहिए, ट्रेजरी और अपोजिशन के दरमियान बातचीत होनी चाहिए। हम तो उस मुज़ाकरात या बातचीत की में से कभी उठे ही नहीं थे। तो आज अभी जब नासिर अब्बास साहब ने, अचकज़ई साहब ने ये रोल्स अस्यूम किए हैं, अच्छी बात है। दो अहम ओहदे हैं अपोजिशंस के दोनों हाउसेस में, वो फिल हुए हैं, तो हम तो इसको वेलकम करेंगे। और आज मेरे ख्याल से उस हवाले से दोनों साइडों से गुफ्तगू इसी तरीके की हुई। अब जो आप बात ऐवान से बाहर की कर रहे हैं, ये देखिए ये माजी में भी अगर कोई बातचीत और संजीदा बातचीत में रुकावट रही है तो वो यही रवैया रहा है, और इमरान खान साहब खुद रहे, इमरान खान साहब की ज़ुबान, उनके ट्वीट्स रहे। मगर इसके बावजूद हम कहते हैं कि अगर अब अचकज़ई साहब को और नासिर अब्बास साहब को नई जिम्मेदारी दी है, और अगर उनकी वो इस तरह का माहौल बनाते हैं कि उसी तरीके से हम संजीदा तरीके से बातचीत का गुफ्तगू कर सकें जिस तरह अयाज सादिक साहब की क़यादत में पहले हुई थी और उसमें से पीटीआई उठ के गई थी, तो हम तो बिल्कुल उसके लिए तैयार हैं और हम समझते हैं उसमें बेहतरी है। आप अडयाला भी थे, वहीं से आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। अब अडयाला पर भी एक पार्लियामान ही आपने बना ली है, अगर जो दोनों हाउसेस के आपके कंट्रोल में हैं। वहाँ से उठ के अब आप कहते हैं जी कि इस्लामाबाद आना है। फिर अलीमा कह रही थी कि अब रोज़ाना कोई इवेंट होगा। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या ईसाई की क्या है कि पार्लियामान के अंदर भी एक माहौल चल रहा है, सड़क भी ऊपर माहौल चल रहा है, दोनों मुतसादम है आपस में? नहीं देखिए, कल पार्लियामान में अगर महमूद खान अचकज़ई साहब की स्पीच देखें तो उन्होंने एक एंड पे पॉलिटिकल फोर्सेस को एक्नॉलेज किया है। उन्होंने अपनी क्लोजनेस का भी इजहार किया कि किस तरह से उनका पीपल्स पार्टी के साथ रिलेशनशिप रहा, मुस्लिम लीग नून के साथ रहा, और उन्होंने कहा मैं उनका बुरे वक्त का साथी हूँ। और प्रेजेंट रोल में अब इस वक्त बुरे वक्त के वो तहरीक इंसाफ के साथी हैं। तहरीक इंसाफ ने इन अ वे अपना सारा जो बर्डन है गठड़ी उठा के उनके सर पे रख दिया और उन्हें इस चीज़ का एहसास है। और स्मार्ट मूव किए वैसे आप। उन्होंने
चले ये तो टाइम बताए। नहीं, आपने अच्छे स्मार्ट वरना वो गठड़ी बड़ी भारी हो रही थी आपके लिए ना, आप ये बात कर सकते थे ना। आपने महमूद खान की तरफ उन्होंने देखें उन चीज़ों को हल करने के लिए बड़ा एक सिंपल सा सलूशन दिया। उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि पार्लियामान के हर अच्छे काम में हम आपके साथ हैं। मतलब उन्होंने इस हद तक कहा कि आप हमारे वोट आज ही गिन लें अपने साथ अच्छे काम में, मगर शर में बुराई में मैं आपके साथ नहीं हूँ, ओपनली उन्होंने कहा। तो जब इस तरह का एक प्लेटफॉर्म दे दिया गया है तो उस पर आगे आपकी जमात क्यों नहीं कह सकती? नहीं ये आपने वाया महमूद खान अचकज़ई क्यों कहलवाते हैं बात? नहीं देखें इमरान खान की नहीं, इमरान खान की आप उठा लें, जो भी करस्पॉन्डेंस आती रही अडियाला के बाहर, इमरान खान ने कहा मैं अपनी ज़ात के लिए बातचीत नहीं करने के लिए। का मैं आपको बता दूं, समरी दे दूं, अगर उसमें कोई गलती हो तो तस्दीक फरमा दीजिएगा। वो कहते हैं सदर जो है वो गैर आइनी है, वज़ीर आज़म गैर आइनी है, स्पीकर गैर आइनी है, सेनेट चेयरमैन गैर आइनी है, पार्लियामान गैर आइनी है, पंजाब असम्बली गैर आइनी है, सिंध असम्बली गैर आइनी है, बलूचिस्तान असम्बली गैर आइनी है। वो तो किसी को मानते ही नहीं। नहीं मगर उस किस वजह से कह रहे गैर आइनी, उस पर आप बात नहीं कर रहे। देखिए यही बात महमूद खान ने भी कही जो इमरान खान कह रहे हैं। देखिए वजह अनाज जो बिटरनेस कॉज किधर से हो रही है, 8 फरवरी के इलेक्शन से। 8 फरवरी का इलेक्शन क्या महमूद खान अचकज़ई ने अपनी स्पीच में कोई तस्लीम किया है कि जी बिल्कुल ठीक हो गया, उसको जाने दें? तस्लीम कर लिया, उसी निज़ाम का आप हिस्सा भी हैं, उसी पार्लियामान के अंदर बैठे हुए उन लोगों के साथ आप बात भी कर रहे हैं। आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि अगर आप इसको फ्रॉड कहते हैं, फिर उस फ्रॉड के निज़ाम के अंदर आप उसका एक हिस्सा भी बन जाते हैं, फिर उसके साथ बातचीत भी करना चाहते हैं, तो या वो फ्रॉड है या फिर वो काबिल गुफ्तगू नहीं है। देखें कल की बड़ी बैलेंस तकरीर थी, अगर महमूद खान की सुने, वो उन्होंने यही बात की। उन्होंने फ्रॉड के, इस इलेक्टोरल फ्रॉड का हवाला देते हुए उन्होंने अपोजिशन की तरफ इशारा किया कि इस हाउस की लेजिटिमेसी आज बरकरार है तो इन फॉर्म 45 के MNAs की वजह से, अदरवाइज तो जिस हद तक का फ्रॉड हुआ इस ऐवान को हमने इस काबिल ही नहीं छोड़ा। कमज़ोर क्यों कर रही है? देखें फारिग किस सेंस में है, देखें सिंबॉलिकली तो प्रेजेंट है, मगर लेजिटिमेसी ना होने की वजह से क्या हुआ कि आज पार्लियामान ने अपना मैदान किसी और को दे दिया। जो हम बात कर रहे हैं, देखें 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम उठा के देखें हमने क्या किया है। देखें बहुत सारी चीज़ें पार्लियामेंट के हाथ से निकल चुकी हैं। तो बिलाल साहब को यहाँ पे मैं ले आता हूँ, तो आपको लगता है कि महमूद खान के आने की वजह से PTI के साथ जो बहुत ज़्यादा आप समझे स्टेलमेटेड सिचुएशन है वो थोड़ी सी कम पड़ सकती है और वो एक न्यूट्रल ग्राउंड फ्राहम कर सकते हैं इन पोजीशन से हटके? जी देखिए, नंबर वन आई वुडंट फ्रेम इट द वे यू हैव, मगर जो अगर बुनियादी मकसद एंड में बातचीत करने का है तो आई थिंक उसमें ये दोनों नए लीडर्स ऑफ अपोजिशन किरदार अदा कर सकते हैं, करते हुए नजर आ रहे हैं इनके। देखिए मेरा ख्याल है, देखिए आज राना सनाउल्लाह साहब की तकरीर का मैं हवाला दूंगा। उन्होंने कहा देखिए आपके दीगर इश्यूज़ के ऊपर आपके तहफ़्फ़ुज़ात या आपके मौक़िफ़ हैं, कुछ हमारे हैं, ये चीज़ें बातचीत से ही आगे चलनी है और बातचीत भी पार्लियामान में ही होनी है। और उस हवाले से उन्होंने कहा बेशक पहल आप करें। राना सनाउल्लाह साहब ने आज तक यहाँ तक ये बात की कि आप बातचीत में भी पहल बेशक आप करिएगा। और यही चीज़ पहले अयाज सादिक साहब की क़यादत में साल कबल तकरीबन शुरू हुई थी, जिसमें से ही उठ के गए थे। और उस टाइम पे हम आपके शोज़ पे आके ये बात कहते थे कि जस्ट द ऑप्टिक्स कि संजीदा और महज़ब माहौल में ट्रेजरी और अपोजिशन बात करती हुई नजर आ रही है, नो मैटर द इशू, ये इटसेल्फ इज गुड। कहीं पहुंची नहीं ना, देखिए सिर्फ बात कर, वो पीटीआई उठ के गई ना जी। नहीं देखिए बात का आगाज ही हुआ तो पीटीआई उठ के चली। तो अब जो आप कहते हैं कि आज अब आपकी उम्मीदें जो ज्यादा तवाना है या आपसे? नहीं सर, देखिए तो साहब ये देखिए, हम ये समझते हैं कि जनरली स्पीकिंग ट्रेजरी और अपोजिशन के बीच में कौमी इश्यूज के ऊपर बातचीत होनी चाहिए। उनके लिए मेन इशू कौमी ये है कि वो आपको मानते नहीं, वो कहते नहीं इंतखाबात, यही है ना आपका मेन इशू? साहब मेरी गुजारिश है, मेरी जरा गुजारिश सुनिए, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये इसको हरगिज़ कमजोरी या मजबूरी ना समझा जाए। हम जनरली समझते हैं कि जब आप स्टैंडिंग कमिटीज़ में आते हैं तो बेहतर होता है। जब आप नेशनल असेंबली या सेनेट में आके क्वेश्चन आवर या कॉलिंग अटेंशन नोटिस के जरिए कौमी इश्यूज में पार्टिसिपेट करते हैं, बेहतर होता है। मगर आप नहीं करते, वो आपको मानते ही नहीं है ना। नहीं तो देखिए, अगर आप नहीं मानेंगे तो ये आपकी मर्जी है। मगर देखिए इस तरह तो शराइत रखने पे मैं आपके सामने एक मुख्तसर मुवाजना रख देता हूँ। माजी से मैं जानबूझ के हम आगे की तरफ जाना चाहते हैं, मगर बालाकोट हमले के बाद आपको याद है कि एक ब्रीफिंग हुई थी। इमरान खान साहब बतौर मुसल्लत शुदा वज़ीर आज़म नहीं आए थे, एज ए वज़ीर आज़म जो कि आप कह दें कि मजालिम ढा रहे थे हमारी क़यादत के ऊपर। उस वक्त शहबाज शरीफ साहब एक भोंडे केस के अंदर गिरफ्तार होने के बावजूद प्रोडक्शन ऑर्डर पे उस ब्रीफिंग में भी आए। हमारे तहफ़्फ़ुज़ात RTS पे कम थे, आपको याद है। मगर हमने तो कभी ये शराइत नहीं बनाई, हमने हर चीज़ को सेपरेटली डील किया। और हमने हमारी जो पार्लियामेंट्री ड्यूटीज़ थी, जो हमारे कौमी फ़राइज़ थे, हमारी क़यादत ने तभी सर अंजाम। आप ही चाह रहे हैं कि आप कॉपी कैटिंग करें जिस तरह आपने किया था वैसे? देखिए बात यह कि आप ऑपोजिशन की बड़ी जमात है दोनों हाउसेज में, आपकी एक सूबे में हुकूमत है, एक्ट लाइक इट। एक्ट लाइक इट। आपको
वज़न के मुताबिक एतराज़ात के बावजूद मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। 2 नए लीडरान आपने डाल दी हैं, उनको अंडरमाइन ना करें, क्योंकि अगर आपने उनके पीछे वज़न नहीं रखा ना तो वो भी फारिग हो जाएंगे। नहीं देखें, उन्हें किसी तरह से भी अंडरमाइन नहीं करेंगे। देखें, उन्होंने भी जो सारी मामलात अगर ओवरऑल उसका देखें, कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि आज ये हट जाएं और जो है ना अब वापस सारे आ जाएं। वो कह रहे हैं एक दरवाज़ा खोलें, और दरवाज़ा किस तरह से खुलेगा? देखें, अडियाला वाले को इंगेज करके ही खुलेगा। आप कहें ना महमूद खान मिल सके ना कोई और मिल सके, -1 करके ये फ्रेमवर्क में कोई टॉक्स हो जाए तो वो टॉक्स का तस्वुर ही। महमूद खान और शफी जान में फ़र्क है। महमूद खान इमरान से डिक्टेशन लेके नहीं चला। देखें, डिक्टेशन, शफी जान वो आपका चीफ मिनिस्टर भी नहीं है, आपका एडवाइज़र भी नहीं है, तो उसको आपने अगर अथॉरिटी दी है तो उसको काम करने दें। नहीं देखें, बिल्कुल अथॉरिटी दी है, मगर देखें उन्होंने इतनी बड़ी ग्रैंड नेशनल लेवल की टॉक्स की बात हो रही है जिसमें पार्लियामान को दोबारा से बालादस्त बनाने की बात हो रही है, जिसमें एक किस्म का इशारा महमूद खान कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स का भी दे रहे हैं। अगर इस तरह की वो बात कर रहे हैं तो क्या वो इमरान खान को कंसल्ट नहीं करेंगे? क्या उनसे अपनी ओवरऑल डिस्कशन में अपना जहन उनके सामने नहीं रखेंगे? अब आपकी तवक्को ये है कि अब महमूद खान की मुलाकात अब आपने करवानी है, पहले तो इनकी नहीं, पार्टी तवक्को की बात नहीं, ये तो एज ऑफ राइट होना चाहिए। देखें, 8 फरवरी का बहाना बना के आपने इमरान खान को जो है ना 80 दिन से जायद हो गए हैं एक आइसोलेशन में रखा हुआ है। मतलब उसका क्या जवाब है हुकूमत वक्त के पास? क्या हाई कोर्ट का ऑर्डर ख़त्म हो गया? क्या इस मुल्क में कवानीन ख़त्म हो गए? क्या इमरान खान एक बहुत ही मुनफरिद किस्म का प्रिजनर है जिस तरह का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है? देखें, आप कुलभूषण की उसकी फैमिली से मुलाकात करा सकते हैं, इमरान खान की नहीं हो सकती। सब बात ये मुनफरिद तो ये रहे हैं क्योंकि जिस तरह की सहूलियात इनको मिलती रही हैं और जिस तरह की मुलाकातें होती रही हैं, ये तो तकरीबन मतलब कि वो भी जेल मैनुअल से बियॉन्ड थी जो पहले थी। मुलाकातें पहले भी हुई हैं, आइंदा भी शायद हो जाएंगी। मगर इमरान खान, नहीं मेरी गुजारिश सुनिए, मगर इमरान खान ने वज़ीर आज़म बनने से पहले, वज़ीर आज़म बनने के दौरान और वज़ीर आज़म बनने के बाद उस शख्स का माइंड सेट इन चीज़ों के हवाले से कभी नहीं बदला। देखिए, आप मुलाकातें ये पहले भी मुलाकातों के पीछे छुपते रहे, जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद भी। अगर आपने अब नथी करना है चीज़ों के साथ तो फिर नथी करने पे हम भी कर सकते हैं। इमरान खान का ट्वीट आज भी खड़ा हुआ है जहाँ पे आप बाकायदा अपनी अफवाज के ऊपर दहशतगर्दी और अफगानिस्तान के साथ जानबूझकर मामलात बिगाड़ने के इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये कौन सी ज़ुबान है? आपके जो मर्जी आपका मौक़िफ़ आपके साथ ज़्यादती का, फिर बातें करने पे आए तो हम भी ये कह सकते हैं कि कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल है कि पीटीआई के साथ बात होनी चाहिए। इस तरह के ट्वीट होते हुए जब तक पीटीआई और महमूद खान चकजई साहब और ये सारे अपने आप को से डिस्टेंस नहीं करते और उसको आउटराइट रिजेक्ट नहीं करते, क्योंकि वो तो मुल्क दुश्मन ट्वीट है। मैं बरमला कहता हूँ मुल्क दुश्मन ट्वीट है। देखिए, अगर आपने चीज़ें नथी करनी शुरू करनी है और आपने कंडीशनैलिटीज़ लगानी है तो फिर उसमें फिर बहुत चीज़ें आगे चलती हैं। और 9 में एक रियलिटी है, आपके 190 मिलियन पाउंड एक रियलिटी है। इसलिए गुजारिश है आप इन चीज़ों को नथी ना करें, कंडीशन ना करें। अभी नहीं, महमूद खान चकजई साहब को किसने, आप लोगों ने और इमरान खान ने ऑथराइज किया ना। अब आपने उसके बाद भी अगर हर चीज़ के बाद उसी के पीछे छुपना है और इमरान खान साहब ने इस तरह का जहर भी उगलना है और आप चाहते हैं कि हर चीज़ आपकी मर्जी से हो, तो देखिए इस तरह नहीं होता ना। ये अगेन यू आर गोइंग बैक टू द सेम वे ऑफ डूइंग थिंग्स दैट यू हैव डन इन द पास्ट एंड इट विल गो नोवेयर। अच्छा, सही साहब और नासिर साहब जो हैं वो उतना ही काम कर पाएंगे जितनी आप उनको स्पेस देंगे। आपकी स्पेस का मसला तज्जियाती तौर पर ये लगता है कि वो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो अलीमा खान बहनें कंट्रोल कर रही हैं। वो जो करती हैं वो पीटीआई के लिए एक फ्रेमवर्क बन जाता है, साथ केपीकी की हुकूमत है। तो आप वाकई नहीं समझते हैं कि ये दोनों कश्तियों के अंदर सवारियां आपकी जारी रहेगी सड़क के ऊपर भी? नहीं देखें, हम ये कश्ती छोड़नी होगी ना बीच में? नहीं देखें, कश्ती का सवाल नहीं है, इधर देखने वाला क्या है। देखें, इमरान खान साहब ने अगर एक फ़ैसला किया है महमूद खान को लाने का, अलामा नासिर को, उन्हें पता है दोनों शख्सियात ऐसी शख्सियात हैं जिनकी इनकी पार्टी में रूट्स नहीं है। उन्हें सामने रखा क्यों है? एज ए थर्ड पार्टी मीडिएटर। जो काम, जो बातचीत शायद इमरान खान डायरेक्ट नहीं कर सकते वो ये लोग कर सकते हैं। मगर देखें, हम थोड़ा सा तो हौसला रखें। ये इतनी परेशानी ले रहे हैं कि इमरान खान की मुलाकात से पता नहीं क्या हो जाएगा। बात है, देखें पास्ट में भी लोग मिलते रहे और आप देखिएगा 8 फरवरी के बाद ये खुद मुलाकातें भी कराएंगे। मगर आज जो है ना, मैं आपको बता दूं कि क्या नहीं भाई, जज्बाती हो रहे हैं। और पॉइंट वैसे मैं एक आपको बता दूं कि अगर मुलाकात आप करवाते हैं और मुलाकात के बाद वो ऐसा पैगाम देते हैं जो पहले भी दे चुके हैं और उनकी बहन आके वही पैगाम दे देती, तो आपके जो स्पेस की बात कर रहे हैं आपके दोनों लीडरान अंडरमाइन हो जाएंगे। पैगाम वही आना जिसकी ये बात कर रहे हैं। नहीं देखिए, जो ट्वीट अभी कायम है सर, नहीं वही पैगाम आएगा ना, और क्या पैगाम आएगा? आप एक फैमिली की मुलाकात की बात करें, एक लॉयर्स की मुलाकात है, एक पॉलिटिकल लोगों की मुलाकात है। देखें, पॉलिटिकल तीनों आके एक ही जैसा देते हैं। नहीं, तीनों किस तरह से यही देते हैं कि ये देखिए, फैमिली की एक
थोड़ा सा समझे। देखें, फैमिली का एक और तरह का बॉन्ड है, सियासी रिश्ते और तरह के होते हैं। लेकिन आप ये देखें, फैमिली ड्राइव कर रही है पॉलिटिक्स को, नहीं, ये नहीं, मान लेना आप देखें, आप समझते हैं कि महमूद खान अचकज़ई को कोई और ड्राइव करेगा? देखें, उन्होंने कल भी चीज़ें बहुत ओपनली, तो आप कह रहे हैं इमरान खान से पूछ के वो करेगा? नहीं, तो वैसे कैसे कर सकते हैं? देखिए, 5 महीने के बाद ये नॉमिनेशन हुई है। ये क्या जिस वक्त इमरान खान ने कहा, जिस वक्त हमारे अलामा साहब की मुलाकात हुई, क्या उसके बाद ये नॉमिनेशन हुई? अभी तक बीच में इंफॉर्मेशन का गैप कितना है? नहीं, जाटपाट देखिए, ओवरऑल उस दौरान जियो पॉलिटिक्स कितनी चेंज हुई है, बहुत सारे मामला है। अफगानिस्तान का इतना पाकिस्तान के खिलाफ स्टांस इससे पहले नहीं था। आपके नेबरहुड में ईरान में जंग आ गई है और बाकी सारे मसाइल हैं, यूएई, सऊदी अरेबिया का मसला, क्या सारी चीज़ों को नहीं देखना? तो ओवरऑल सिचुएशन के अंदर इनकी पॉलिसी जो भी हो, आपको उसमें तजाद नजर आए, लेकिन आपके अपने इंटरेस्ट में भी है कि चीज़ें काम डाउन करें। और इन्होंने बात ठीक की, ग्रीनलैंड से लेके यूक्रेन तक और यूएई, सऊदी अरब से लेके अफगानिस्तान तक, और इंडिया हमारे साथ मौजूद है। बहुत तलातम है, जितना आप इसको काम डाउन करेंगे उतने लिए जियो स्ट्रेटजी के लिए आपके लिए अच्छा होगा। तलत साहब, अगर हमने इन पे रहना होता ना, तो आज तक वो डिप्लोमेटिक जो हमें कामयाबियाँ मिली हैं पिछले 2 सालों में, वो ना मिली होती, पिछले 1 साल में बिलखसूस। तो देखिए, हरगिज़ भी इन चीज़ों को देखिए हमने नेविगेट किया है। तो आपको उनकी ज़रूरत ही नहीं है तो फिर छोड़ दें। नहीं सर, अगेन मजबूरी नहीं है, मगर बेहतर है अगर ये इंगेजमेंट होती है। और मेरी गुजारिश है कि अगर आपने अब हर चीज़ को इमरान खान की मुलाकात के साथ नत्थी करना है, तो फिर नत्थी करने पे आके फिर मैं भी आपसे कहता हूँ, अचकज़ई साहब, नासिर अब्बास साहब, उमैर नियाज़ी साहब, सलमान राजा साहब क्लियर करें, इमरान खान के उस ट्वीट के साथ खड़े में या उसके खिलाफ है। देखिए, ये कोई ये अब आप इस तरह नहीं हो सकता। ये तो हम एक सियासी और जमहूरी रवैया दिखा रहे हैं, तो उस ट्वीट के होने के बावजूद हम कहते हैं कि बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि वी नो कि एक चीज़ इंगेजमेंट एक होनी चाहिए वर्किंग लेवल रिलेशनशिप की। अगर हम इनका माइंडसेट इख्तियार करें, तो नवाज शरीफ के सामने जब मरीम नवाज को गिरफ्तार किया गया था, या राना सनाउल्लाह के ऊपर भोंडा मंशियात का केस था, शहबाज शरीफ, वो सब कुछ हो रहा था, तो फिर हम उस वक्त हर वक्त ये बहाना इस्तेमाल करके कभी अपोजिशन में आके अपना किरदार ना अदा करते। हम तो बालाकोट हमले के बाद आए थे, हमने अदरवाइज भी अपनी जिम्मेदारियां थोड़ा एक्सटेंड कर देना, इसको एक्सटेंड कर दें तो उनकी ये अंदाज को भी फिर एक्सेप्ट कर लें कि चले ठीक है, मुलाकात करवा दें, जो भी उसका नतीजा निकलेगा। नहीं, मेरा ख्याल है बहनें मिलती भी है, जेल मैनुअल के मुताबिक जो मुलाकात होनी चाहिए हो जाए। मगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि माजी में ये रील हो चुकी है पिछले 2 सालों में। जब मुलाकातें हुई थी तो तब कौन सी, वैसे इसका क्या जवाब है? मुलाकातों के बाद कौन सा पाकिस्तान का फसाद क्या कम हो गया था? स्पेस बड़ी थी। देखिए, मुलाकातों के बाद देखिए जो होनी चाहिए, मेरा स्टैंडिंग तो होनी चाहिए, मैंने तो कह दिया। देखिए, जब भी आप मुलाकातों को वेपनाइज करेंगे ना, तो और तरह का रिएक्शन आएगा, मसाइल बनते हैं। देखिए, अगर तवातर से मुलाकातें होती रहें, इतना कोई बड़ा मसला नहीं बनता। देखिए, बयानात के हवाले से बात कर रहे, देखिए खान साहब बड़े क्लियरली कहते रहे, मुल्क भी उनका, फौज भी उनकी। देखिए, पर्सनालिटीज़ के डिफरेंसेस होते हैं। पास्ट में क्या इनके नहीं थे? जनरल बाजवा के खिलाफ जो इन्होंने जबान नहीं है, जो नहीं, बहुत ही देखें, बहुत और किस्म का ट्वीट है। फिर केसेस की इन्होंने हवाले से बात की कि जी बड़े भोंडे केसेस। देखें, आज भी ट्रायल फेस कर रहे हैं रऊफ़ हसन साहब। क्या है? बम खरीदने का इल्ज़ाम है, ठीक है, किसी को 3 लाख रुपए दिए कि बम खरीद के लाओ। जरताज गुल पे क्या इल्ज़ाम? सारों का है, ठीक है, पिस्तौल छीलने का। उमर अयूब पे क्या? बिस्किट चोरी करने का, बिस्किट का ट्रक लूटा है। मतलब इस तरह के तो आपने मुकदमात की भी लाइन लगा दी है, उनको भी देखें करें। मुकदमात तो ऐसे कोई ठीक किस्म के बना दें। नहीं तो सब देखिए, मुकदमात, हर मुकदमे का ट्रक लूट। मैं आपसे गुजारिश करूँ ना, अब आपने, अगर मैं कह रहा हूँ हर मुकदमे का फैसला उसके मेरिट पे होना चाहिए, ठीक है, वो एक अलग चीज़ है। मगर अगर आपने, अगेन आई विल कीप ऑन सेइंग दिस, फिर मैं आपसे फिर गुजारिश करता हूँ, फिर से जब मुलाकात हुई थी तो उसका नतीजा क्या निकला था कि अली अमीन गंडापुर को हटा के ऐसे शख्स को सीएम लगाओ जो रियासत के साथ जोर से टकरे और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में रुकावट बने। वो कहे कि अब आपने अफगानिस्तान से ताल्लुकात बेहतर करने, ऑपरेशन खत्म करें, ये देखिए, नहीं, उसके अलावा भी देखिए, उनको कहा गया था कि अब मुझे आप बताइए, सीएम केपी आज तलाल चौधरी ने आज तकरीर की है, ठीक है, उनके अल्फाज का एक तरीक़ाकार है, मगर उन्होंने आज ये बात बिल्कुल सही की है कि सीटीडी, फोरेंसिक लैब, कहाँ पे आपका फोकस? आग लगी हुई है खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की, आप जाके दूसरे सूबों में जाके पहिए जाम हड़तालों की कॉलें दे रहे हैं, क्या काम है? इज दिस योर जॉब? तो देखिए, फिर इस तरीके से फिर बात और तरफ जाती है। आप चीज़ों को अपने अपने, अगर अलहदा आप अपने कोर्ट केसेस, आपका 190 मिलियन पाउंड का मेरे नज़दीक ओपन एंड शट केस है, डकैती हुई थी काबीना के फोरम को इस्तेमाल करके, फाइट योर केस देयर। मगर अगर आप चीज़ों को नत्थी करने लगे तो कहीं नहीं जाएगा। और इसीलिए हम उम्मीद करते हैं कि अचकज़ई साहब और राजा नासिर अब्बास साहब इनको इस चीज़ पे शायद इनको समझा सकेंगे कि संजीदा तरीके से कौमी इश्यूज उन्होंने लगाया, वो आपको समझाएं, आप कह रहे हैं कि नहीं समझेंगे। उनको साहब देखिए, नहीं समझेंगे ना, तो
मजबूरी नहीं है, इसके बावजूद मुआशी काम भी जारी रहेगा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग भी जारी रहेगी, सफारती महाज पर भी काम जारी रहेगा, दिफा मजबूत करने के लिए जो चीज़ें ज़रूरत जिनकी है उस पर भी काम जारी रहेगा, मगर अगर एंगेजमेंट होगी तो इट विल बी बेटर। आपके पास कार्ड्स क्या वाकईतन है या आपका ख्याल है कि आपके पास कार्ड्स हैं? क्योंकि जिस तरीके से बात कर रहे हैं इनका मानना है कि हमको आपकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने आजमाना तो आजमाना। देखें, वंडर बॉय की खबर हमने तो नहीं चलाई थी, और जो हालात हैं, जिस तरह से इनको ट्रीट किया जा रहा है, ख़ुद आप इनकी मिनिस्ट्रीज़ विज़िट करके देख लें, कितने ये बाख्तियार हैं, कितने ये ख़ुद फैसले कर रहे हैं। ये कह रहे हैं ना कि ये सीखेंगे, बात है निज़ाम उल्टा इन्हें सिखाएगा। जिस तरफ ये जा रहे हैं, ये तशरीह तो नहीं करी कि वंडर बॉय का मतलब इमरान खान है। देखें खान मतलब ये गलत तशरीह हो सकती है ना। हमने उस चीज़ की गलत फहमी नहीं, तो आप कह रहे हैं कि इनको इनके पास इतने दौड़ाने कार्ड के नहीं लिए है। इनकी देखें पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है, किसी भी वज़ीर आज़म ने टर्म नहीं पूरी की, और इनकी भी मुद्दत तकरीबन पूरी हो चुकी है। अब ये देखें, ये टकरे मारे जिस तरह से करें, नहीं देखें इन्होंने उम्मीद पे नहीं कायम, ये 17 सीटों पे कायम हो गए, और जिस वजह से कायम हुए। Are you wobbly? क्या? नहीं सर, देखिए फिर अगेन ना, अगर तो ये माइंडसेट है तो फिर ये नहीं, ठीक है, नहीं देखिए, अगर आप मजबूरी समझते हैं ना तो आप समझते रहे, ठीक, इट्स योर चॉइस, ठीक है, बकिया काम चलता रहेगा। तो आप बस मिस मगर अगर आपका माइंडसेट वही है जो इमरान खान का है, जो मैं जानता हूं है, हम तो कोशिश कर रहे हैं होपिंग अगेंस्ट होप, अगर इमरान खान का अगर किसी एक चीज में कंसिस्टेंट रहा है वो शख्स, तो एक ऑटोक्रेटिक माइंडसेट में रहा है। लेट्स सी वेदर दैट चेंजेस और नॉट। प्रोग्राम हमारा जारी है। एक तरफ हम IMF के चुंगल से निकलना चाहते हैं, हम अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना चाहते हैं, दूसरी तरफ एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के जो इदारे हैं, नुमाया और नुमाइंदा इदारे, उनके नुमाइंदगान हाय कर रहे हैं। जो पाकिस्तान की टेक्सटाइल है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स की रीढ़ की हड्डी है। हमारे पास चेयरमैन ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन कामरान अरशद साहब मौजूद हैं। उनका शुक्रिया अदा करते हुए हम आपको बताते हैं कि इनके जो छपे हुए बयान उनके मुताबिक महंगी बिजली के बायस पाकिस्तान के अंदर 150 मिलें बंद हो चुकी हैं, और वो ये भी कह रहे हैं छपे हुए बयान के मुताबिक कि सनतों की चाबियां हुकूमत के हवाले करने जा रहे हैं। कामरान साहब, ये फरमाइएगा कि इतनी मेहनत से आपने सनतें लगाई हैं, चाबी हुकूमत को क्यों दे रहे हैं? इतना मसला क्या हो गया? ये तो बिज़नेस फ्रेंडली हुकूमत है। अभी मेरे पास मौजूद थे बिलाल अज़हर कैनी साहब, वो जाते हुए बता रहे थे कि 3 दिन पहले आपसे उनकी मुलाकात भी हुई, फाइनेंस मिनिस्टर अवेलेबल है, प्राइम मिनिस्टर खुद बिजनेस माइंडेड हैं, तो प्रॉब्लम क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तलत साहब, इशू ये है कि एक है आपका या हुकूमत का मफरूज़ा और एक है एक्चुअल हकीकत। सर, हकीकत ये है कि एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की वो पिछले 4 महीने से गिर रही हैं। ये खाली मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का डेटा है कि दिसंबर के महीने में 19.5% एक्सपोर्ट गिरी है, और उससे पिछले महीने 15.5% एक्सपोर्ट गिरी, और उससे पिछले महीने अक्टूबर में ये डिक्लाइनिंग ट्रेंड शुरू हो गया था जिसमें 4.5% एक्सपोर्ट गिरी। सो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एक्सपोर्ट मुसलसल गिरते गिरते दिसंबर में 19.5% आपकी एक्सपोर्ट गिर गई है। बिजली की ऑफटेक आपकी पिछले साल की निस्बत 10% कम है। गैस आपने वैसे ही इतनी महंगी कर दी है। टैक्सेशन आपकी रीजन की सबसे हाईएस्ट है। तो अगर हुकूमत कह रही है कि बिज़नेस फ्रेंडली है, तो ये मल्टीनेशनल्स क्यों पाकिस्तान से छोड़ के गई जो पिछले 30, 40, 50 सालों से पाकिस्तान में बैठी हुई थी? कोई ना कोई तो ऐसी वजह होगी ना। फाइनेंस मिनिस्टर ने कदा कलामी होती है, उन्होंने कहा जी कि मैंने 3-4 का बताया है कि वो छोड़ के गई हैं, लेकिन मैंने 15 वो भी बताई हैं जिन्होंने पाकिस्तान को ज्वाइन किया। सर, मेरा ख्याल है अभी हाल ही में बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का भी बयान आया है कि FDI पाकिस्तान में एक लोएस्ट लेवल पे चली गई है। सो अगेन सर, ये नंबर्स हैं PBS के, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के, स्टेट बैंक के, कि आपकी एक्सपोर्ट नीचे जा रही है, आपकी इंपोर्ट एक रिकॉर्ड लेवल पे जा रही है। आपकी इंपोर्ट पहले 4 महीने की कोई $23 बिलियन है, और पहले 4 महीने की आपकी एक्सपोर्ट $9 बिलियन है। तो उसको अगर आप पूरे साल पे प्रोजेक्ट कर लें तो आपकी इंपोर्ट सर कोई क्लोज टू 68 to 70 बिलियन डॉलर के लेवल पे जा रही है, जबकि आपकी सबसे बड़ी इंपोर्ट क्रूड ऑयल
वो अपनी 5 या 6 साल कम तरीन सतह पे है। तो क्या इस्लामाबाद में बैठ के FBR में, क्यू ब्लॉक में कोई इन चीज़ों को देख नहीं रहा कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसमें 9.3 बिलियन डॉलर्स 3 मुल्कों के रिजर्व्स अमानत पड़े हैं एंड बाकी जो IMF के कर्जे हैं वो कहाँ से फ़ंड करेगा 65-70 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट को विद एक्सपोर्ट्स ऑफ 32 बिलियन डॉलर। जितना आप टैक्स कलेक्ट करेंगे NFC अवार्ड के बाद फाइनेंस के पास तो बस इतने पैसे रह जाएंगे कि वो डेट सर्विसिंग कर सकें। तो सर हमें ना सबसे पहले हकीकत को तस्लीम करना है कि जो हम अचीव करना चाह रहे हैं वो क्या है। अगर तो हम कंटेंट हैं कि हमारी रेमिटेंस हमारी एक्सपोर्ट से ज़्यादा रहे एंड रेमिटेंस के थ्रू आपने इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के डेफिसिट को बैलेंस करना है, तो फिर कभी आप अपनी क्रिटिकल प्रॉब्लम एक्सपोर्ट की सनत को एड्रेस नहीं कर सकेंगे। अच्छा, अब मैं ज़रा बिजली के मामले की तरफ आता हूँ। बिजली को हम कैसे उसकी कीमत कम करें और इसका ताल्लुक आप जोड़ें उन बहुत से मसाइल से, उसके हल से जो आपने आइडेंटिफाई किए हैं। तो बिजली के ऊपर कैसे हम स्टार्ट करें? सर देखें, बिजली में ना हमारी बेसिकली 3 रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहले कि 103 अरब रुपए की क्रॉस सब्सिडी आप पाकिस्तान की तमाम सनतों से ले रहे हैं। क्रॉस सब्सिडी सर एक ये नहीं कि आप हमें सब्सिडी दे रहे हैं, उल्टा आप हमारी कॉस्ट ऑफ सप्लाई से हट के आप एक अमाउंट ले रहे हैं जो दूसरे सेगमेंट्स, दूसरे सेक्टर्स के ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस, डिस्कोस की चोरी चकारियाँ, इनएफिशिएंसी लॉसेस हैं, वो आप पाकिस्तान की सनत से ले रहे हैं। खुदारा आप किसी और की चोरी चकारी सनत पर ना डालें। तो नंबर 1 हमारा मुतालबा ये है कि क्रॉस सब्सिडी को गवर्नमेंट ख़ुद बजट फॉर करे, ख़ुद अकाउंट फॉर करे। MNAs MPAs को आप एडिशनल सप्लीमेंट्री ग्रांट्स देने में तो मिनट नहीं लगाते, वहाँ आपको IMF याद नहीं आता। नई सड़कें बनाने में, PSDP बढ़ाने में तब भी आप नहीं सोचते। एक नए प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट अप्रूव कर लेती है। तो जो एक इशू बिजली के रेट का या क्रॉस सब्सिडी का आपकी नेशनल सनत से वाबस्ता है, उसको आप क्यों नहीं एड्रेस करते, जिसकी कॉस्ट पॉइंट्स में है, पॉइंट कुछ % है ऑफ योर टोटल। ये हो गया पहला का बजट। अगला नुकता क्या है? इसके बाद क्या? ये हो गया पहला। दूसरा सर, जिस मुल्क में 43,000 मेगावाट सरप्लस बिजली है और 17,000 मेगावाट और आने वाले 5 सालों में आ रही है वाया मोहम्मद डैम, दामीर भाषा डैम, दासू डैम, तो आप इस बिजली को संभालेंगे कैसे? आप बिजली महंगी करते गए और आप अज्यूम करते गए कि महंगी करते जाएंगे, ऑफ टेक भी बढ़ती जाएगी। इधर उलट हुआ, आप महंगी करते गए, ऑफ टेक नीचे आती गई, गिरती गई। लोगों ने सोलर लगा लिए आप ही की पॉलिसी के तहत, अब आप उसके ख़िलाफ़ चल पड़े। आपने गैस के लंबे मुआहदे कर लिए, अब आप वो गैस नहीं उठा सकते क्योंकि आपने बिजली महंगी कर दी एंड ग्रिड को बचाने के लिए गैस बहुत महंगी कर दी। लिहाजा तो करें क्या? इस जंजाल से निकले कैसे? नंबर 2, करें क्या? मैं करें क्या? इस जंजाल से निकलने के लिए आप 4 घंटे पीक आवर चार्ज करते हैं एंड आप 20 घंटे ऑफ पीक चार्ज करते हैं। दोनों का 8 से 9 रुपए का डिफरेंस है। हमारी तजवीज़ ये है कि ग्रिड पे मैक्सिमम यूसेज बढ़ाने के लिए आप एक फ्लैट रेट कर दें एंड आप ऑफ पीक ख़त्म कर दें। और तीसरा, हमें सर अगर आपने एक्सपोर्ट सेक्टर को बचाना है एंड जैसे आप कहते हैं कि उड़ान पाकिस्तान है और आपने एक्सपोर्ट को $50 बिलियन पे लेके जाना है, तो आप 12.5 पौने 13 सेंट की बिजली पे रीजन में कम्पीट नहीं कर सकते जहां 6 से 8 सेंट की बिजली है। तो आपको बिजली का नर्ख फ़ौरन 8 सेंट करना होगा, जो कि रफली 24 से 25 रुपए बनती है। शॉर्ट ऑफ दिस सर, आप अपनी सनत को, अपनी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री को बांग्लादेश के मुकाबले में, वियतनाम के मुकाबले में, इंडिया के मुकाबले में, श्रीलंका के मुकाबले में नहीं बचा सकेंगे। ठीक, ये प्राइम मिनिस्टर डेवोस से वापस आते हैं ना, तो फिर आपने उनके साथ बैठ के इस तरह ही सामने बात करनी चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए प्राइम मिनिस्टर के सामने बैठे हैं और आप उनको ये तीनों चीज़ें बताएं, इसमें कोई कबाहत तो नहीं होनी चाहिए। सर हमने ये अभी हाल ही में यही बात SIFC में भी ये बयान किया है। वहाँ पे
ये चीज़ रजिस्टर भी की गई है एंड पावर मिनिस्टर साहब सरदार अवैस लगारी साहब इस चीज़ को एडमिट करते हैं कि क्रॉस सब्सिडी चार्ज करना इंडस्ट्रियल कस्टमर के साथ ज़्यादती है। वो इस चीज़ को एडमिट करते हैं और हम इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं कि वो एडमिट करते हैं, लेकिन अब इस गलती से आगे बढ़ना है और इस गलती को रेक्टिफाई करना है, ना कि आपने एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री को सज़ा देनी है। पाकिस्तान इस वक्त डी इंडस्ट्रियलाइज हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों को काम पे लगाएं, रोज़गार फराहम करें, टैक्स रेवेन्यू जनरेट करें, फॉरेन रेमिटेंस जनरेट करें, तो उसके लिए सर आपको बिजली को अफोर्डेबल बनाना होगा इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए। एक दफ़ा इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए अफोर्डेबल होती है, नई सनतें लगती हैं, फिर सर आप इसे आम पब्लिक एट लार्ज के लिए भी सस्ता करें ताकि लोग फिर सोलर माइग्रेशन से न्यू टेक्नोलॉजी से कम से कम थ्योरी यही है, कम से कम थ्योरी यही है कि अगर ये हो जाएगा तो यूँ हो जाएगा। लेकिन जो नुकात हैं बड़े बावजन। प्रोग्राम हमारा जारी। नाज़रीन, आइए हम आपको अब लिए चलते हैं डेवोस, जहां पर दुनिया की बड़ी क़यादत इकट्ठी है। दुनिया के तमाम लीडरान या अपने नुमाइंदगान के ज़रिए या ख़ुद वहां पर मौजूद हैं। लेकिन वहां पर जो सबसे बड़ी स्टोरी बनने वाली है वो ये कि यूरोप की क़यादत अमेरिका को क्या जवाब देगी, और जब डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पर बोलेगा तो यूरोपियन लीडर्स की क्या किट लगाएगा। गालम गलोच का मुकाबला है महज़ब दुनिया के लीडरान के दरमियान। हमारे पास साकिब तनवीर मौजूद हैं, एडिटर इन चीफ पाकिस्तान टीवी डिजिटल। उनका शुक्रिया। साकिब, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भी वहाँ पर मौजूद होंगे, लेकिन हमें लगता ये है यहाँ पर बैठ के जो बड़ी ख़बर बननी है उसका ताल्लुक अमेरिका और यूरोप के लीडरान की मुँहमारी है। आपके तासुरात वहाँ से क्या हैं? जी तला साहब, बिल्कुल आज का सारा दिन इसी चीज में लग गया कि जो फ्रांसीसी सदर है इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने यहाँ से तकरीबन 3 घंटा पहले उन्होंने एक स्पीच की जिसका सबसे ज्यादा यहाँ पर वेट किया जा रहा था और उनका हॉल जैम पैक था। लोगों की एक्सपेक्टेशन थी, लोग जानना चाह रहे थे कि जो आज डोनाल्ड ट्रंप ने उनके मैसेजेस के स्क्रीनशॉट्स रिलीज किए हैं और उनके इलेक्शन चांसेस के बारे में कमेंट किया है, उसके ऊपर वो क्या बात करेंगे। इमैनुअल मैक्रोन ने इसके ऊपर डायरेक्टली डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं लिया, बट उन्होंने इनडायरेक्ट तंज उनके ऊपर किए। अगर मैं आपको उनके अल्फाज बताऊं तो उन्होंने उन्हें बुली का लफ्ज उनके लिए इस्तेमाल किया है, और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है, जो डोनाल्ड ट्रंप को आपने सुना होगा कि बार बार वो बातें करते हैं कि उन्होंने पिछले साल में काफी जंगें खत्म करवाई हैं, तो उसके ऊपर उन्होंने तंजन कहा कि मैंने सुना है कि कुछ जंगें खत्म भी करवाई गई हैं। सो इमैनुअल मैक्रोन ने थोड़े से पॉट शॉट्स लिए हैं डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, बट डायरेक्टली उनका जिक्र नहीं किया। मगर सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर जो भी लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं वो ये है कि अमेरिका और यूरोप के रिलेशंस का क्या होगा, क्योंकि ग्रीनलैंड के मामले के ऊपर और गजा बोर्ड के ऊपर इस वक्त यूरोप और अमेरिका के अंदर के दरमियान एक तनाव है। सिर्फ इटली एक वाहिद मुल्क आपको नजर आता है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ थोड़ा सा सबसर्विएंट है, मगर उसके अलावा तमाम का तमाम यूरोप, और उसमें कनाडा भी शामिल कर सकते हैं आप, वो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के सामने खड़ा है, या एटलीस्ट एक फ्रंट उन्होंने जो है वो बना के रखा हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप को ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा नहीं करने देंगे। जी, और गालम गलोच भी चल रही है। अभी हम दिखाएंगे नाज़रीन को एक वीडियो भी बाद में, जिसमें ट्रंप को भरे बाजार में जो डेनिश मेंबर है यूरोपियन पार्लियामेंट के, उन्हें भरे बाजार में गाली दे दी और सबको हैरान कर दिया। ये वो ममालिक हैं साकिब जो सबको तलकीन किया करते थे कि पार्लिमान के आदाब का ख्याल रखें, सफारती आदाब होते हैं, तरीके से चलें। डोनाल्ड ट्रंप तो कह रहा है कि ये नहीं हो सकता कि 500 साल पहले एक आपने वहाँ पर किश्ती भेजी हो जो चंद घंटे वहाँ पर मुकीम रही हो और आपने उस जगह पर अपना क्लेम डाल दिया। हमारी भी बड़ी बड़ी वहाँ पर किश्तियाँ जानी है और हर हाल में हमने ग्रीनलैंड लेना है, और अपने नक्शों के अंदर वो ग्रीनलैंड के ऊपर अमेरिकी झंडे के रंग जो है लगा देता है। अब डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से क्या तवक्कुआत हैं? उसके पास जब स्टेज आता है वो तो फिर किसी को छोड़ता नहीं है। तला साहब, ये जो कश्ती वाली बात आपने की, मेरी बिल्कुल यही बात एक बरतानवी जर्नलिस्ट से यहाँ पर हुई, और उनका ये कहना था कि अगर कश्ती भी भेजने की बात ही करनी है और इसी की वजह से आपने ओनरशिप डिसाइड करनी है, तो हम ये भी डिसाइड कर लेते हैं कि जब आयरलैंड से लोग अमेरिका गए थे और वहां पे सेटल हुए थे, तो तब वहां पर भी हमने कश्ती भिजवाई थी,
बरतानिया से भी किस्तें गई थी, तो फिर हमारा भी एक क्लेम जो है वो अमेरिका के ऊपर बनता है। बट डोनाल्ड ट्रंप कल यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर उसके लिए बहुत सारे इंतजाम किए गए हैं, और ये कहा ये जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी यहाँ पर दी जाएगी, और उनकी जो स्पीच होगी उसको मैक्सिमम यहाँ पर ट्रैक्शन दी जाएगी। एक्सपेक्टेशन ये है कि डोनाल्ड ट्रंप दोबारा ग्रीनलैंड के ऊपर बात करेंगे, गजा बोर्ड के ऊपर भी बात करेंगे, मगर सबसे इंपॉर्टेंट उनकी मीटिंग जो है वो सेक्रेटरी जनरल जो नेटो के हैं, जिनके आज उन्होंने स्क्रीनशॉट्स भी रिलीज किए, आज कल उनके साथ वो मीटिंग करेंगे, और उस मीटिंग के बाद जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ट्रुथ सोशल के ऊपर पोस्ट आएगी वो डिसाइड करेगी कि इस फोरम से, डेवोस से जो यूरोप और अमेरिका के रिलेशंस कैसे होंगे। उसके बाद एक और G7 की मीटिंग है थर्सडे को, जो कि ब्रसल्स में हो रही है, जो कि हंगामी मीटिंग है। उसके अंदर भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि यूरोप एक यूनाइटेड फ्रंट ट्रंप के सामने रखेगा। जी, हमारे वजीर आजम भी वहाँ पर जा रहे हैं, इस हवाले से क्या एक्टिविटीज़ प्लान है, क्या इंटरव्यूज़ होंगे और क्या तवक्कुआत हैं कि वजीर आजम की जब बारी आएगी तो वो क्या बात करेंगे? अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर पाकिस्तान का डेलीगेशन पहुंचा है, वो एयरपोर्ट पर पहुंचा है और उन्होंने अपने होटल में चेक इन भी कर लिया है। मगर जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो यहाँ पर कल से मौजूद हैं, उन्होंने यहाँ पर मीटिंग्स भी की हैं, अपने सऊदी काउंटर पार्ट के साथ भी मीटिंग की है। शहबाज शरीफ की, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की यहाँ पर डिफरेंट एंगेजमेंट्स हैं। जो प्रेस रिलीज प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से जारी की गई थी उसमें ये कहा गया है कि उनकी डिफरेंट हेड्स ऑफ स्टेट्स के साथ मुलाकात है। उसके अलावा वो बिजनेस लीडर्स का एक ब्रेकफास्ट भी कल सुबह होस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोगों ने मुझसे ये सवाल भी किया है कि क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होगी या नहीं। इसका जवाब अभी मेरे पास तो नहीं है, मगर यहाँ पर एक फीलिंग ये है कि डोनाल्ड ट्रंप को इस मुलाकात की पाकिस्तान से ज्यादा जरूरत है, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप इंक्रीजिंगली आइसोलेटेड नजर आ रहे हैं। यूरोप के लीडर्स भी उनके साथ बात करने को तैयार नहीं है। कनाडा की बात कर लें, साउथ अमेरिका, वेनेजुएला में जो हुआ, तो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप को गजा बोर्ड के हवाले से एंडोर्समेंट मिलना बहुत जरूरी है, और शायद इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ये मुलाकात करना चाहेंगे, और शायद आपको कल या परसों शहबाज शरीफ की और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात भी होती नजर आए। यह बड़ा दिलचस्प होगा, इस मुलाकात की तस्वीर बनेगी, उस तस्वीर का तनाज़र वो बैन अक़वामी तनाज़ात हैं जिनमें से चंद एक आपने जिक्र किया। बहुत सारे मीडिया कोर भी यहाँ पर आई हुई है, इंडियन सहाफ़ियों का भी बड़े डेलीगेशंस में देख रहा था पहुंचे हुए हैं, तो किसी से गैर रस्मी कोई बातचीत हुई आपकी कि नहीं, क्या सोच रहे हैं वो? देखिए, एक तो मैं अनफॉर्चुनेट सी बात आपको बताऊं कि यहाँ पर मैंने जो डॉक्यूमेंट्स को देखा है उसके मुताबिक यहाँ पर 10 इंडियन मीडिया हाउसेज हैं, उन्होंने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाई है, जिनमें से 4 के पास यहाँ पर फॉर्मल ऑफिस स्टूडियो मौजूद है। पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ एक मीडिया हाउस है जो कि मेरा मीडिया हाउस है, उसके अलावा पाकिस्तान की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। यहाँ पर मैंने कुछ फेमस इंडियन जर्नलिस्ट से बात करने की कोशिश की, और उन्हें मैंने कहा कि आए कैमरे के ऊपर बात करते हैं और ये बात करते हैं कि पाकिस्तान की जो परसेप्शन है पोस्ट मार्का हक वो क्या थी, आप उसके ऊपर फैक्चुअल बात करें। तो ये वो जर्नलिस्ट हैं जो कि राइट विंग के नहीं है, जो आपको टीवी के ऊपर चीखते नजर नहीं आते, बल्कि आपको सोशल मीडिया या टीवी चैनल के ऊपर आपको एक सेनर वॉइसेस लगती हैं। तो उन्होंने, मेरी यहाँ पर 3 लोगों से बात हुई, तीनों ने इनकार कर दिया ये कहकर कि शायद अभी वो वक्त नहीं आया कि इंडियन मीडिया पाकिस्तानी मीडिया के साथ एंगेज कर पाए, और शायद उन्हें लगता ही है कि अगर वो पाकिस्तानी मीडिया के साथ एंगेज करेंगे तो इंडिया में माहौल ऐसा नहीं है जहां पर वो एक्सेप्ट करेंगे कि इंडियन मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया आपस में एंगेज कर रहा है। तो उन्होंने मुलाकात से तो इनकार कर दिया। बट वैसे मेरी उनसे ऑफ द रिकॉर्ड जो है वो काफी डिटेल में बात हुई है। उसका एसेंस मैं आपको ये बता सकता हूँ कि उनकी जो पाकिस्तानी मिलिट्री के हवाले से बातचीत है वो बहुत ज्यादा कंसर्न है। उन्हें लग रहा है कि उनकी जो परफॉर्मेंस है बहुत अच्छी है, और इसीलिए उनकी बात का सारा महवर पाकिस्तान मिलिट्री के ऊपर है। जी, अनसरप्राइजिंगली ये ऐसे ही सोच रहे हैं उनकी बातचीत से, और लिखे हुए से यही पता चलता है। साकिब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की मुलाकातें कैसे होती हैं, ये जो फ़ोटो अपॉर्चुनिटी है, तस्वीर के ज़रिए आपने सफारतकारी करनी होती है, ये बड़ी आम हो गई है, क्योंकि आपने किसके साथ खड़े होकर कब तस्वीर बनानी है, तस्वीर के अंदर आप क्या कर रहे होंगे, सारी दुनिया की तवज्जो उसके ऊपर मरकूज़ है। और बड़ी स्पीच तो डोनाल्ड ट्रंप की है, देखते हैं कि यूरोपियंस को वो कैसे धोते हैं। फिलहाल तो गालम गलोच चल रही है। गालम गलोच का एक आपको अक्स दिखाते हैं। डेनिश मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट ने पार्लियामान के अंदर खड़े होकर डोनाल्ड ट्रंप को बराह रास्त गाली निकाल दी, जिसके ऊपर जो पार्लियामेंट के कस्टोडियन हैं उनको थरथली पड़ गई। उन्होंने फ़ौरन कहा कि ये जी ऐसी बातें ना करें, जिस तरह हमारे यहाँ पे कहते हैं ना, हज़फ करें इन अल्फाज को। कह रहा है कि आपकी और इस हाउस की हो सकता है फीलिंग्स यही हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें। डोनाल्ड ट्रंप जब बोलेगा तो ऐसे अल्फाज आपको सिर्फ एक कोने से नहीं, हर कोने से सुनाई देने शुरू हो जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि इस मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट की गुड्डी बड़ी चढ़ी होगी, क्योंकि हालात इस किस्म के बन गए हैं। गुड्डी चढ़ने की बात है तो अब सियासत के अंदर रौला भी पड़ा हुआ है और रोने की बातें भी हो रही हैं।
ख्वाजा आसिफ ने एक बयान दिया जिसके अंदर उन्होंने कहा कि जी हम को आपने रुलाना था और अब कौन रो रहा है। इसके ऊपर इकबाल आफरीदी पीटीआई की तरफ से एक ट्वीट आया और उसके अंदर कहा गया कि कह रहा है कि ऑपरेशन हम कर रहे हैं और वो भी सूबाई हुकूमत की इजाज़त के बगैर। ख्वाजा आसिफ साहब, कल यही बातें तुम्हारे गले का फंदा जब बनेगी फिर उस वक्त तुम्हारी चीखें आसमानों तक पहुँचेगी। अब पता होना चाहिए कि जब गले में फंदा पड़ता है तो फिर आवाज़ नहीं निकलती है, फिर चीखें तो आसमान तक कैसे पहुँचेंगी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने तजर्बात से जो हासिल हुआ है वो ख्वाजा साहब के साथ शेयर कर रहे हैं। देखते हैं ख्वाजा साहब इस दानिशमंदी से फ़ायदा उठाते हैं या नहीं। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।